साथियों, आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम उपस्थित हुए हैं। उसका नाम है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। ठीक, अब आप एक सोच सकते हैं कि सर ये इम्पोर्टेंट किस नज़रिए से है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है इस नज़रिए से कि और कोई नज़रिया है। पहली बात तो एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बहुत है। अब आप कहोगे सर जब एक क्वेश्चन आएगा तो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो मैं बता रहा हूँ। बस मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, आप अपने मन में ही बताइएगा कि यदि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग न पता हो, मैं मैथ का कोई भी सवाल, एक छोटा छोटा सवाल दूं आपको, क्या आप हल कर लेंगे? आपको जोड़ घटाना नहीं आता, कहोगे सर नहीं हल हो पाएगा। ठीक, अब ज़रा समझिए, जो अदिश राशियाँ होती हैं, दूरी, चाल, कार्य, द्रव्यमान, दुनिया भर की चीज़, ये साधारण बीजगणित से जुड़ती घटती हैं। साधारण बीजगणित, सिंपल अलजेब्रा, जो कि आप पढ़ते आए हो जिंदगी भर। तो जोड़ घटाना गुणा भाग आ रहा है आपको, तो मनमना के हल कर देते हो। लेकिन जो सदिश राशियां हैं, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, बल आघूर्ण, इस दुनिया भर का, इनका जोड़ घटाना गुणा का अलग ही नियम है, भाग इनमें नहीं होता। ठीक, अब कहोगे सर घटाना होता है, घटाना भी जोड़ में ही दिया जाता है, माइनस करके जोड़ देते हैं। घटाना भी मतलब एडिशन के फंक्शन में वो भी आ जाएगा, मैं समझाऊंगा आगे। तो ये बताइए, जब उसका वेक्टर अलजेब्रा का वहाँ प्रयोग होता है, सर वेक्टर अलजेब्रा क्या है? एक जोड़ने घटाने गुणा की अलग ही विधि है। वेक्टर अलजेब्रा क्या है? इसमें जोड़ घटाना कोण पर भी निर्भर करता है। ठीक, सर कोण पर निर्भर करता है जी, दो राशियां हैं तो उनके एंगल पे भी निर्भर करेगा। तो बताइए, जब आप इस अलजेब्रा को सही से नहीं पढ़ेंगे, जब सदिश राशियों को ढंग से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, तो जब आगे के चैप्टर में गति चैप्टर आएगा, न्यूटन का नियम आएगा, और इसके बाद तमाम ऐसे चैप्टर आएंगे जहाँ विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, संवेग है, ये जो भी हैं, इनमें जब आपको जोड़ना घटाना होगा तो आपको जोड़ घटाना तो आता ही नहीं है, क्योंकि सदिश बीजगणित से जोड़ना घटाना है ना। तो असली समस्या कहाँ है, समझ में आ गई? जब आप जाकर गति के तीनों समीकरण जो पढ़ते हैं आप, v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, आपको एक बात जानकारी होनी चाहिए, केवल t को छोड़कर बाकी सब वेक्टर हैं। समय को छोड़कर यहाँ जो भी दिया गया है सब सदिश राशि है। अब यहाँ भी गेम फंसता होगा। तो जितनी भी बल, भार, हर स्थान पे सदिश राशियों का समय, एक सदिश राशियों का खेल है, और सदिश राशियों को जोड़ घटाना ही नहीं हमें समझ में आ रहा है। तो बताइए फिर इसका सवाल कैसे होगा? बस समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर पढ़ना है बड़े मन से, ईमान से एकदम। विश्वास दिलाता हूँ, अगर एक बार पढ़ लिए आप तो जीवन भर फिर नहीं पढ़ना होगा। लाइफ में जब भी फिजिक्स पढ़ोगे ये टॉपिक मिलेंगे आगे, और ये टॉपिक मिलेंगे तो वेक्टर आता रहेगा, तो हर स्थान पे आपका काम आसान हो जाएगा, नहीं तो परेशान करेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ा इसी नज़रिए से रहे हैं कि आप इस तरह से पढ़ें कि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो तो हो ही जाएगा, वो तो मैं 15 मिनट बता दूँ काम हो जाएगा, जो क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपकी परीक्षा में। लेकिन ऐसे पढ़ो कि इससे आने वाली जो भी क्वेश्चन, यहाँ जो समस्या हो रही है वो समस्या दूर हो जाए। इसी को दूर करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो क्या है जरा समझिए, भौतिक राशियों को विभाजित किए हैं जब हम, तो अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, प्रदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी में डिवाइड कर दिए। अदिश क्या होता है? वे राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड। दो अंग्रेजी के शब्द यूज करेंगे हम लोग इस चैप्टर को आसानी से समझने के लिए। दो अंग्रेजी के शब्द बहुत जरूरी है यहाँ यूज करना। एक ध्यान देना, एक परिमाण होगा, परिमाण जिसे हम लोग मैग्नीट्यूड कहेंगे, बार बार मैग्नीट्यूड बोलेंगे, क्योंकि परिमाण बोलेंगे तो गेम फंस जाएगा। कहाँ क्या जादू लगाना है वो मैं बता रहा हूँ। परिमाण को मैग्नीट्यूड, और एक शब्द होगा परिणामी, जिसे हम लोग रिजल्टेंट कहेंगे आगे। ठीक है, रिजल्टेंट। क्यों? क्योंकि जो परिणामी और परिमाण है इसी में कन्फ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो हम बोलेंगे परिमाण, आप लिखोगे परिणामी, अब हम बोलेंगे परिणाम, हो जाएगा परिमाण, गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए ये सिमिलर शब्द हैं, इनको हटाने के लिए हम मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हाँ।
तो समझ लीजिए कहाँ क्या बारीकी है मैं समझाऊंगा। अच्छा ठीक, तो जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है दिशा नहीं होती वो अदिश कहलाती हैं, और इनका जोड़ घटाना साधारण बीजगणित से होता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लो, दूरी, द्रव्यमान, चाल, कार्य, दाब, धारा, विद्युत धारा, घनत्व, आयतन, ये सभी क्या हैं? ये सभी अदिश राशियां हैं। इनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। अरे भाई कोई सामान खरीदने जा रहे हो, आलू खरीदने जा रहे हो, हाँ महंगाई जा रही है कह दो 25 रुपये का 25 किलो आलू दे दो, पूछेगा किस दिशा में? दिशा बताओगे? 25 रुपये किलो है ना, तो कहेगा किस दिशा में? ऐसा पूछेगा कि पूरब दिशा में दे आलू, पश्चिम दिशा में आलू दे, ऐसा तो नहीं पूछेगा। यहाँ जितनी भी राशियाँ हैं इनमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ जब राशियाँ हैं जो इनमें दिशा की भी जरूरत पड़ती है। बल लगाए हो 10 न्यूटन तो किस दिशा में लगाए हो, ठीक है। आपका विस्थापन हुआ तो कहाँ से कहाँ तक हुआ, ठीक। जितनी भी संवेग है, सब भार है तो भार, पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच रही है, जिस बल से खींचती है वही बल एक भार है, तो भार भी तो बल है। लेकिन ध्यान यहाँ देना, ऊर्जा है, सभी ऊर्जाएं, चाहे गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सब ऊर्जा अदिश होती है, कोई भी ऊर्जा, ठीक। तो इसको तो समस्या नहीं होती, इसमें समस्या आपको आती है क्योंकि यही पढ़ना भी है। अब ये बताइए, ये अच्छा है कि ये अच्छा है? अच्छा तो सर ये है, क्यों पता है? एक जितनी भी राशियां यहाँ है ये आपको बहुत एक्यूरेट जानकारी देती हैं। परिमाण तो देती हैं कि 15 किलोमीटर, लेकिन दिशा भी देती हैं, पूरब जाना है, पश्चिम जाना है। आपको एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पर, फिजिक्स में अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो ये है, आपको एकदम एग्जैक्ट लोकेशन देता है कि कहाँ पर आपको पहुँचाना है, कहाँ पर कोई वस्तु है, दिशा तक, पोजीशन तक, कोण तक। तो इसके लिए आपको दिशा का ज्ञान भी होना चाहिए। केवल दिशा का खेल है, परिमाण का तो सब में है, दिशा का इसके साथ स्पेशल जुड़ गया, और यही दिशा नहीं समझ के आप गेम फंसाते हो। तो इसका मतलब दिशा, तो दिशा भी हम आगे समझाने वाले हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक्स वाई जेड, इसी के साथ सब खेल होना है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक्स वाई जेड, यही तो दिशा है, इसी में सब खेलेंगे। बस बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, बस आप बने रहिए, देखते रहिए, मज़ा आ जाएगा। एकदम ईमानदारी से देखिएगा। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, छोटी सी बचपन से परिभाषा है, आप पढ़ रहे हैं, बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या पढ़ते हैं? सदिशों का ग्राफी निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ग्राफी ढंग से सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? सदिश। तो सदिश के बारे में सब कुछ जानकारी, क्योंकि एक नए तरह की चीज़ जानने चल रहे हैं, तो उसके बारे में पूरी तरह जानकारी हासिल करेंगे कि इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो क्या सर जैसे बल सदिश राशि है तो एफ लिख दें, चलेगा? नहीं, इसके ऊपर जब तक ऐसे एरो नहीं लगाओगे तब तक नहीं चलेगा। तो इसे कहेंगे वेक्टर एफ। इसे क्या कहेंगे? वेक्टर एफ। वेक्टर एफ या सदिश एफ, इसका मतलब अब ये सदिश राशि हो गई। और त्वरण सदिश राशि है तो इसके ऊपर एरो लगा दोगे। तो किसी भी अक्षर के द्वारा जब प्रदर्शित करते हैं तो उसके ऊपर तीर लगा देते हैं तो सदिश बन जाती है, ठीक है। लेकिन सदिश को एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक तीर द्वारा। अब तीर जो होती है उसमें क्या कुछ छुपा होता है उसे जान लीजिए। तीर का जहां से शुरू होता है, तीर ये जहां से शुरू होता है वह कहलाता है टेल। वो क्या कहलाता है? टेल। टेल माने पूंछ। ये जहां शुरू हुआ वो कहलाता है टेल, और जहां ये खत्म हुआ, नोक, देखो शीर्ष नोक निकला है ना, इसे कहते हैं हेड। इसे क्या कहते हैं? हेड। तो हेड और टेल समझते रहिए, इसे कहते हैं पूंछ, उसे कहते हैं शीर्ष, लेकिन टेल और हेड समझिए ज़्यादा अच्छा है। अच्छा सर, बढ़िया है। अब देखिए जरा, ये जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई दिख रही है, आपको लंबाई दिख रही है जी, यही चीज़ होता है मैग्नीट्यूड। यही चीज़ क्या होता है, इस जो भी राशि है, मान लीजिए कोई राशि है वेक्टर ए, ये क्या है? वेक्टर ए। ये कोई राशि है वेक्टर ए, ये क्या है? वेक्टर ए। ऐसा मत सोचिए कि इसके ऊपर इधर लगा है तो आप इधर ले गए हैं कोई अक्षर होगा उसके ऊपर ऐसे छोटू से नन्ही से दिखाएंगे, केवल अक्षर को प्रदर्शित कर रहा है सदिश है, इस चीज़ को नहीं, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिए, ये वेक्टर ए है, इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगी, जो यह लेंथ क्या कहलाएगी? यह लेंथ मेरे भाई कहलाएगी इसी सदिश का परिमाण। इस सदिश का परिमाण, इस सदिश का परिमाण। और ये हेड क्या कहलाएगा? ये हेड इसकी दिशा बताएगी, क्योंकि किसी सदिश राशि में दो चीज़ है। किसी भी सदिश राशि में, दुनिया की हर सदिश राशि में दो बातें होंगी,
एक तो परिमाण होगा मैग्नीट्यूड, और दूसरी बात दिशा होगी। तो जो भी राशि आप जीवन में सदिश पढ़ेंगे, चाहे वो बल हो, चाहे त्वरण हो, चाहे वेग हो, संवेग हो, हर चीज़ में एक तीर द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे बल लगा 10 न्यूटन, तो एक तीर खींच दिए, तो ये तीर यहाँ से यहाँ तक 10 न्यूटन बता रहा है, और ये दिशा बता रही है कि किस दिशा में फोर्स लग रहा है। तो जो 10 न्यूटन का बल लगाए, 10 न्यूटन, अब कोई दिशा पकड़ोगे, सर ईस्ट दिशा में लगा दिए, पूरब दिशा में, ठीक। तो पूरब दिशा में जब लगाए हो तो इसका मतलब पूरब इधर है, अभी बताएंगे दिशा भी, चिंता न करो। तो ऐसे बनाएंगे 10 न्यूटन, यहाँ से यहाँ तक 10 न्यूटन हो गया, और ये क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है। तो छोटी छोटी बातें सीखते चलो, अगर आता है तब भी सीखो पहले जितना हम बता रहे हैं। तो ये एरो ऊपर कपारे चढ़ा है एक रे, लेकिन यहाँ देखो का हो जाए, इसे लिखोगे ए, सर ही का है, बहुत ध्यान से दो, इसीलिए सब समस्या होगा। ए, सर ये क्या है, हाँ बताते हैं। जो वेक्टर ये है, ठीक, ये क्या होगा, इसमें एक चीज़ होगा परिमाण। तो हाँ सर परिमाण, तो इसका परिमाण क्या होता है, अगर इसका माड ले लो, इसका क्या ले लो, माड, इसी वेक्टर का माड ले लो तो हो जाता है परिमाण। सर दिशा भी कुछ चीज़ होती है, हाँ, इसके कपरवा पे एक टोपी लगा दो, किसके, ए के कपारे पे टोपी लगा दो, सर पर टोपी पहना दिए ना, तो दिशा बताती है। तो सदिश में दो चीज़ें होती हैं, एक परिमाण बताता है, बे जो माड ऑफ वेक्टर ए है, इसे बोलते हैं माड ऑफ वेक्टर ए, ये बराबर ए के होता है, ठीक। और ये क्या चीज़ बताता है जी, ये परिमाण बताता है, ये परिमाण है किस चीज़ का, वेक्टर ए का, सदिश ए का परिमाण है, परिमाण है सदिश ए का, ठीक। और ये कैप क्या है, ये कैप दिशा बता रही है, ये कैप क्या है, दिशा बता रही है, किस चीज़ का, इसी वेक्टर ए का। ये दोनों चीज़ वेक्टर ए के हैं, वेक्टर ए के, वेक्टर ए के क्या है, परिमाण है, और वेक्टर ए कैप क्या है, उसकी दिशा बता रही है। अगर वेक्टर ए कोई लिख रहा है तो इस तरह से लिखोगे। अब मान लो आपको ये लिखना है, सर फोर्स लिख रहा है, फोर्स भी सदिश राशि है सर, तो फोर्स को क्या लिखोगे, माड ऑफ फोर्स इंटू एफ कैप, ऐसे लगा सकते हो। सर एक्सीलरेशन लिखना है, एक्सीलरेशन ऐसे लिख सकते हो, माड ऑफ एक्सीलरेशन, मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया, और एक ऊपर कैप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। सर एक कैप क्या है, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जहाँ ये कैप क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर ए, डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर ए की दिशा में यूनिट वेक्टर है, किसकी दिशा में, सदिश ए की दिशा में, सदिश ए की दिशा में यूनिट वेक्टर है, समझ रहे हैं। हाँ, हालांकि सदिश लिख दिए हैं तो वेक्टर ऊपर लगाते या ना लगाते कोई दिक्कत नहीं था। तो ये क्या बताती है, दिशा बताती है। हालांकि यूनिट वेक्टर है तो इसका भी परिमाण होता है, एक होता है, इसका परिमाण कितना होता है, यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का परिमाण यूनिट होता है, मतलब एक होता है। अगर इसका माड ले लें, माड किसी का माड लोगे तो परिमाण आएगा, एक आएगा, बात समझ में आया, ठीक। तो छोटी छोटी बातें थे जो हम यहाँ समझाना चाहते हैं। इसका मतलब ये क्या है, परिमाण है। कभी भी जो तीर द्वारा प्रदर्शित करोगे सदिश राशि, वो जो लंबाई होगी वो उस सदिश राशि का परिमाण बताएगी। क्या बताएगी, परिमाण, तो मैग्नीट्यूड बताएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हम लिख दे थोड़ा सा, ये क्या चीज़ है भैया, परिमाण है, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड है, ठीक है। लंबाई क्या मैग्नीट्यूड बताती है, और हेड क्या बताता है, ये हेड जो हेड है, हेड क्या बताता है, ये हेड साहब ये दिशा बताते हैं, हेड क्या बताता है, दिशा। और यही नोक समझिए, एक कैप लगा के हम दिशा को निकालते हैं। सर ये यूनिट वेक्टर ए कैप है, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो ये कैप अगर निकालना हो तो ये होता है वेक्टर ए बटे माड ऑफ वेक्टर ए। सर ये माड कैसे निकलता है बताएंगे, अभी चिंता न करो। ये कैप बराबर वेक्टर ए बटे माड ऑफ वेक्टर ए, किसी भी राशि का
यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो कैसे प्रदर्शित करते हैं, कुछ समझ में आया जी? तो यदि आपको हम कहें कि आप वेक्टर ए बराबर 2 मीटर है और किसके दिशा में, x दिशा में, x अक्ष पर, तो क्या देखा होगे बताओ? इसका मतलब x y z 3 अक्ष आप जानते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है ऊपर, और ये क्या होता है, z अक्ष है। 3 प्रकार के अक्ष पढ़े हैं आप। तो 2 मीटर है तो इसका मतलब 2 मीटर इधर जाएंगे, ये 2 मीटर हो गया। किस दिशा में, x दिशा में। कहता 2 मीटर y अक्ष पर है तो 2 मीटर y अक्ष पे चले जाते, 2 मीटर z अक्ष पर है 2 मीटर z अक्ष पे चले जाते। ठीक, माइनस में बोलता तो माइनस इधर होगा, x के इधर होगा, y किधर होगा, z का इधर होगा। तो समझाते हैं, अभी चिंता ना करो। देखिए हम पढ़ने चल रहे हैं सदिशों के प्रकार में समान सदिश, इक्वल वेक्टर्स। ये क्या होते हैं, ऐसे सदिश होते हैं जिनका दिशा और परिमाण दोनों समान हो, मैग्नीट्यूड भी समान हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे मान लीजिए एक सदिश यहाँ से ये है, ठीक है, कोई इस डायरेक्शन में है, ठीक उसी डायरेक्शन में कोई दूसरा सदिश भी है और वो भी ठीक उतना ही बड़ा है। समझ रहे हैं, परिमाण भी उतना ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस नहीं, तो समान कहलाएगा। जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी ए, दिशा दोनों का सेम है, देखो इसकी दिशा भी समान है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल सदिश कहलाएगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड भी बराबर है, लंबाई भी देख लो, लंबाई भी सेम है। अगर ये 7 सेमी का है तो ये भी 7 सेमी का है, 7 सेमी का ये है और 7 सेमी का ये है, तो सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन है, तो इक्वल सदिश होगा। तो इसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों समान होते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, इक्वल सदिश। परिमाण और दिशा दोनों समान होते हैं तो उन्हें इक्वल सदिश कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। ठीक, अब दूसरा क्या हम पढ़ लेते हैं, सर निगेटिव सदिश किसे कहते हैं, ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश, जो छोटी छोटी जरूरत है उसे लिख लो, निगेटिव वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर्स किसे कहते हैं। अब निगेटिव वेक्टर्स क्या कहेंगे, परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा बदल जाए, परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा बदल जाए। परिमाण तो समान है, जैसे ए, ठीक परिमाण उतना ही सेम परिमाण का, सेम लेंथ का दिशा कन्वर्ट कर दो, दिशा चेंज कर दो। इस दिशा में लेंथ सेम है, जितना बड़ा ये है ये भी 6 सेमी का, ये भी 6 सेमी का, ठीक है, ये भी 6 सेमी का है ए वाला वेक्टर और बी वाला वेक्टर भी 6 सेमी का है। मैग्नीट्यूड समान है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दिए, दिशा उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, चेंज नहीं कर देंगे, किसी और दिशा में ले लें, नहीं, अपोजिट होना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक सदिश, निगेटिव वेक्टर। मतलब परिमाण समान और दिशा क्या होनी चाहिए, दिशा विपरीत, दिशा क्या होनी चाहिए, दिशा विपरीत होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, दिशा अपोजिट होनी चाहिए, दिशा विपरीत होनी चाहिए। परिमाण समान होना चाहिए, दिशा विपरीत, तो ऐसे को क्या कहते हैं, ऋणात्मक सदिश। बस काम की बात हमें जानना है बस। अब पूरा डिटेल में लिखना हो तो ऐसे लिखो, वे सदिश जिनके परिमाण तो बराबर समान होते हैं लेकिन दिशा विपरीत होती है, निगेटिव सदिश कहलाते हैं। वे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान होते हैं और इक्वल सदिश कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। तो क्या मतलब है, काम की बात ही याद होती है, ठीक। हाँ, इसका मतलब अगर हम मैथमेटिकल ढंग से दिखाएं तो इसे ये कह सकते हैं, ये वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी कह सकते हैं कि नहीं सर, कह सकते हैं। यहाँ वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी कह सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। सर नहीं कह सकते, क्योंकि ए की दिशा ए है ऊपर, बी की दिशा नीचे, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी,
जस्ट अपोजिट तो माइनस में ले लिया जाएगा जी। लेकिन यहाँ दिशा सेम है तो बराबर है। यहाँ परिमाण बराबर है क्या, मैग्नीट्यूड, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे भी लिख लेते, ए बराबर बी भी लिख सकते थे हम लोग। परिमाण को वेक्टर ए या ए से दिखाते हैं, पहले तो समझ जाना, ठीक है। एरो लगा है तो दिशा भी है, एरो हट गया तो दिशा खत्म, केवल परिमाण या माड के रूप में दिखाते हैं। तो बताओ ए बराबर बी भी लिख सकते हैं, परिमाण भी बराबर है। ये क्या बता रहा है, ये दोनों चीज़ क्या है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। और इसमें क्या है, इसमें तो सदिश है पूरा, दिशा भी है परिमाण भी है। तो दिशा और परिमाण दोनों समान, दोनों बराबर कर दिए। और अलग से अगर करें तो परिमाण भी सर बराबर है, अलग से भी कर सकते हैं, परिमाण भी बराबर है, डायरेक्शन यहाँ से बराबर है। अच्छा सर, यहाँ तो ए नॉट इक्वल टू बी है, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर नहीं है क्योंकि दिशा चेंज है। लेकिन ये जरा बताओ तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी है क्या, ये बताओ। क्या ए बराबर बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि नहीं? 100% लिख सकते हैं, क्योंकि लंबैया तो सेम है यार, यहाँ से यहाँ तक लंबैया तो होती है परिमाण। बात यही समझो धीरे, छोटी छोटी बातें। यहाँ से यहाँ तक 6 सेमी तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेमी। कहोगे सर विपरीत है तो माइनस नहीं लगेगा, पगलू लेंथ में माइनस प्लस नहीं लगता, सदिश में लगता है। अदिश राशियों में कब से लगने लगा? परिमाण क्या है, अदिश, तो परिमाण के साथ माइनस प्लस मत लगाना। हाँ, इसके साथ लग सकता था, जब तीर ऊपर रहेगा तब लगेगा। पहले बात समझो, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड तो बराबर है, अर्थात जितनी लंबाई इसकी है, इसकी लंबाई हमने 6 सेमी लिया था और इसकी लंबाई भी 6 सेमी, तो बताओ दोनों बराबर है 6 सेमी। जी सर एकदम 100% अच्छा है। लेकिन ये वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर है ना, क्योंकि वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि वेक्टर ए में 2 चीज़ें होती हैं, परिमाण भी होता है, दिशा भी। वेक्टर बी में भी 2 चीज़ें हैं, परिमाण भी दिशा भी। परिमाण तो बराबर हो गया लेकिन दिशा नहीं बराबर है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। बोलो सही है, पक्का? जी सर, तो क्लियर हो गया। अब किसी का हमें निगेटिव सदिश लेना होगा तो ले लोगे, निगेटिव वेक्टर लेना होगा तो ले लोगे जी। किसी भी दिशा में उसका उल्टा कर दोगे, लंबाई उतना ही रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर। ठीक ठीक, यहाँ तक बनाओ, फिर आगे चलते हैं। समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर खास है। क्या होता है पैरेलल वेक्टर? क्या है? कुछ नहीं है सर, पैरेलल वेक्टर कुछ नहीं होता। देखो एक ये ले लिए हम, दिशा समान रखो बस, लंबाई चाहे जितना रखो इसमें, बस दिशा। ये देखो, ये तो बड़ा हो गया गुरुजी, हाँ बड़ा हो गया। ये तो छोटा कर दो और एकदम नन्हा समूना से, डायरेक्शन सेम रखो, डायरेक्शन सेम। जरा इसका देखो, ये तो ये बड़ा, ये सबसे छोटा तो ये है, फिर ये सबसे बड़ा ये है। तो बताओ परिमाण सबका अलग अलग है कि नहीं? लंबाई क्या बताता है? परिमाण, मैग्नीट्यूड। ये हो सकता है 5 सेमी का हो, ये 7 सेमी का हो, ये 3 सेमी का हो। ये कितने का है सर? इसका परिमाण 5 cm है, इसका परिमाण 7 cm है, इसका परिमाण 3 cm है, 3 cm है। सबका परिमाण अलग है लेकिन दिशा तो सबकी एक है, तो ये पैरेलल कहा जाता है। परिमाण अलग हो चलेगा। अब आप कहोगे मान लो सर परिमाण बराबर हो, दिशा बराबर हो, तो इक्वल वेक्टर होता था, तो इक्वल वेक्टर भी पैरेलल वेक्टर कहलाएगा क्या? हाँ, दुनिया के सभी इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं, लेकिन दुनिया का पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होता, ध्यान देना। समझ गए बात को? परिमाण हटा दे रहे हैं, खराब लगेगा नहीं तो। समझ गए? ये क्या हो गए, मतलब परिमाण चाहे जैसे हो, परिमाण समान हो या असमान हो, परिमाण कोई दिक्कत नहीं, दिशा समान होनी चाहिए, दिशा समान होती है। एक बात तो तय हो गया कि परिमाण समान होगा, दिशा समान होगी, तब तो इक्वल वेक्टर हो गया। हाँ, तो लिख देते हैं ना, सभी इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, लेकिन काम बिगाड़े 3 अगर मगर लेकिन सभी पैरेलल वेक्टर
इक्वल वेक्टर नहीं होते। ये बातें समझ में आई? ये लाइन सभी जो है इक्वल तो पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि बस समांतर होना चाहिए। ठीक है, दिशा समान होनी चाहिए, इसमें एक ही शर्त है, दिशा समान होनी चाहिए। दिशा समान है, समांतर कहलाएंगे। ठीक, समझ गए? तो चौथा क्या है सर? एंटी पैरेलल वेक्टर। नाम से क्लियर है, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए सर। एंटी पैरेलल वेक्टर, ये चौथा नंबर क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। ये क्या होगा? ये तो और आसान है, जस्ट उल्टा कर दो। क्या? समांतर तो हो लेकिन दिशा उल्टा कर दो। समांतर लग रहा है ना, लेकिन दिशा क्या कर दो? उलट दो इसका। एंटी पैरेलल हो गया। अब क्या दिक्कत है भाई? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल हो गया। दिशा, दिशा क्या है? अपोजिट। दिशा क्या होगी इसमें? अपोजिट होगी। दिशा इसमें क्या होगी? अपोजिट होगी, उल्टा होगी। ठीक है, नोट एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। वो नोट ये है कि जो वेक्टर होते हैं उनकी पैरेलल शिफ्टिंग एकदम अलाउड है। मतलब किसी भी सदिश को, सदिश मतलब वेक्टर, सदिश माने किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब समझे? बताता हूं। देखो, जैसे ये यहाँ कोई वेक्टर है, ठीक, मैग्नीट्यूड वगैरह सब सेम रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं, डायरेक्शन भी सेम रहेगा। यहाँ कोई वेक्टर है, ये कोण थीटा बना रहा है मान लो हॉरिजॉन्टल से, ठीक, वेक्टर ए। अब इसको हमें यहाँ लाना है, ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम वही डायरेक्शन, सेम वही लेंथ, आप पैरेलली उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। ये वेक्टर ए ही है और एंगल थीटा ही है, लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेंथ भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, वहाँ भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं और ले जाना है ले जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ लाना है ला सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। पैरेलली ले जा सकते हैं चाहे जहाँ। सर मान लीजिए ऐसे है, ऐसे कोई वेक्टर है, इसको किधर, इधर ले जा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये वेक्टर ए है, इसको यहाँ ले जा सकते हैं आप, यहाँ कहीं भी ले जा सकते हैं, उठा के यहाँ रख सकते हैं। मतलब वेक्टरों को टहला घुमा सकते हैं, ठीक है। हाँ, पैरेलल शिफ्टिंग मतलब पैरेलली उनको कहीं भी ले जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसे है घुमा के ऐसे कर दें, रोटेशन संभव नहीं है, रोटेशन संभव नहीं है, रोटेशन संभव नहीं, रोटेशन नहीं कर सकते आप, रोटेट नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते। 360 डिग्री घुमा सकते हो, हैं, 360 डिग्री घुमा सकते हो, 360 डिग्री घुमा सकते हो, क्योंकि 360 घुमाओगे, अगर इसको 360 घुमाएंगे फिर यहीं आ जाएगा। 360 डिग्री घुमा सकते हो, बाकी नहीं घुमा सकते हो, रोटेशन संभव नहीं है, समझ रहे हो। ये संभव है। अगर आपसे कहा जाए कि मान लो किसी वेक्टर को क्या हम घुमा सकते हैं, तो पहले तो जवाब दोगे नहीं, घुमा नहीं सकते, रोटेट नहीं कर सकते। पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, चाहे जैसे, चाहे ऊपर, चाहे नीचे, चाहे जहाँ ले जा सकते हो, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, घुमा बिल्कुल नहीं सकते तो कहोगे नहीं, घुमा सकते हो लेकिन 360 डिग्री घुमाओ, 360 डिग्री घुमाओ, देख किसी भी वेक्टर को 360 डिग्री घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 360 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं होता। और बाकी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, तो इसे आप बना लीजिए। ये मिटा दिए मास्टर, लिख देगा फिर मास्टर, अभी क्या दिक्कत है। रोटेशन नहीं किया जा सकता, मतलब रोटेट नहीं किया जा सकता, रोटेशन संभव नहीं है, ये लिखे थे ना। हाँ, रोटेशन नहीं किया जा सकता। और कब किया जा सकता है? केवल 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। 360 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ है वहीं आ जाएगा ना। रोटेट नहीं कर सकते, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे जहाँ ला सकते हैं, आगे पीछे चाहे जहाँ ला सकते हैं, ऊपर नीचे पैरेलली चाहे जहाँ ले जाओ, बस पैरेलल होना चाहिए, ठीक है।
तो चलो दिशा की बात करें, वेक्टर में दिशा ही इंपॉर्टेंट है। तो दिशा कितनी दिशाएं हम लोग जानते हैं, बस एक्स वाई जेड यही खेलते हैं, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जो भी वो दिशा देगा यहीं के साथ तो देगा, किस कोण पर देगा, इनके बीच में देगा तो कुछ कोण पे देगा, बस। तो इतना ज्ञान हमें दिशा का होना चाहिए, जो दिशाएं हैं। तो ध्यान दो, इधर अगर कुछ है तो प्लस एक्स की तरफ है, और अगर इस डायरेक्शन में वेक्टर है तो माइनस एक्स की तरफ है, और ऊपर दिशा में रहेगा तो प्लस वाई लेंगे, और नीचे की दिशा में रहेगा तो माइनस वाई। चिन्ह यहाँ माइनस या प्लस दिशा को बताएंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखिए ईस्ट साइड में है वेक्टर, तो इसका मतलब पॉजिटिव लेंगे, नॉर्थ साइड में है तो पॉजिटिव लेंगे, लेकिन वेस्ट साइड में है तो निगेटिव लेंगे, और साउथ साइड में है तो भी निगेटिव लेंगे, ठीक। दिशा का यहाँ ज्ञान जरूरी है, ध्यान देना, किधर पॉजिटिव निगेटिव लेंगे समझ लो। और जो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, एक जेड अक्ष होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव अक्ष है, ये वाई पॉजिटिव अक्ष है, और इसका निगेटिव इधर होगा, इसका निगेटिव नीचे होगा, इसका निगेटिव ऊपर होगा। मतलब ऊपर यहाँ नहीं होता, दरअसल ये इस तरह से होता है। अगर बात हम करें तो ये इस तरह से होता है, ठीक। ये एक्स होता है, वाई होता है, जेड यहाँ ऊपर होता है, समझ गए। तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इनका ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए कि ईस्ट, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन्हीं के बीच में वो खेलेगा आपके साथ, कुछ कोण पर दे देगा, दिशाएं इतना ही होती हैं, तो दिशाओं का ज्ञान जरूरी है। प्लस वाई, इधर माइनस एक्स माइनस, ये सब पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट में, इसी के साथ हमें खेलना है आगे, ठीक है। तो वेक्टर का कोण कैसे निकालते हैं, अब बात आई कि वेक्टर का कोण कैसे निकालते हैं। क्या कोण, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर हैं तो उनके बीच का कोण कैसे निकालोगे। कोई दो वेक्टर हैं तो उनके बीच का कोण कैसे निकलता है पता है। देखो, पहली बात तो कोण तभी निकलेगा या तो टेल से टेल जुड़ा हो वेक्टर का, या तो हेड से हेड जुड़ा हो, ध्यान देना, हेड से हेड जुड़ा हो तभी कोण मिलेगा। टेल से टेल जुड़ा हो या हेड से हेड वेक्टर का जुड़ा होगा तभी कोण बनेगा। यदि टेल से हेड जुड़ा है वेक्टर का तो वहाँ उस केस में कोण नहीं मिलेगा। पहली बात, वेक्टर का टेल से हेड जुड़ा है तो हेड से टेल या टेल से हेड तो कोण नहीं मिलेगा, वो जो कोण बनेगा वो वेक्टर नहीं होगा। टेल टेल हेड हेड जो होगा उन्हीं के बीच कोण होगा। दो वेक्टर हैं तो हेड हेड के बीच और टेल टेल के बीच अगर जो कोई कोण बन रहा है तो वही कोण वेक्टर का कोण माना जाता है, उनके बीच का, और टेल और हेड के बीच का नहीं। मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा, ये समझ में आ गया होगा, इसे आप बना लिए होंगे, इसको हम समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ठीक, वेक्टर ए, और कोई वेक्टर बी है, ठीक, इनके बीच कोण निकालना है। अब इसको अगर आप सामान्यतः जोड़ें तो इस तरह से ले आते हैं, इसे ऐसे जोड़ते हैं, वेक्टर ए है सर, और इसे पैरेलल शिफ्ट करा के यहाँ ऐसे ले आते हैं। इसके साथ जोड़ने का नियम तो यही होता है, आगे पढ़ाऊंगा जोड़ने का नियम। ए के हेड से बी का टेल जोड़ते हैं, इस तरह से जोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं, इसका परिमाण छोटा था, छोटा बना दो, ये छोटा लग रहा था, बड़ा जगह, ठीक है, कोई बात नहीं, ये परिमाण ही इसे लेंथ बताती है, पूरा परिमाण आपको हम कई बार बोल चुके। अच्छा, अब सर एक कोण जो इनके बीच का कोण ये है, बोलो, ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बताओ, क्या ये बने, ये कोण है? नहीं, क्यों नहीं लिया जाएगा समझो, टेल और हेड जुड़े हैं कहीं तो वो कोण नहीं होता, टेल और हेड के बीच का कोण नहीं होता। तब सर देखो, ये कोण नहीं है, पहली बात तो समझो, ये हेड है, इससे ए वेक्टर ए जोड़ दिए हम, ठीक है, ये वेक्टर जोड़ दिए, देखो ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, मान लो ये जो कोण बना ये कोण लिया जाएगा। सर लेकिन दो कोण बनते हैं, दो कोण कहाँ दिख रहा है? ये गुरुजी ई वाला, जब भी दो वेक्टर जोड़ब तो दो कोण बने, तो ई बनता, इहे काहे लेब, हे ई काहे ना, ई तो बड़ा कोण नहीं, छोटा कोण। जब भी वेक्टर जोड़ोगे दो कोण में बन जाएंगे सदैव, दोनों में जो छोटा वाला होगा वही शायद सदैव लिया जाता है, ठीक है, छोटा वाला।
इसका मान सदैव 180 से कम होगा। किसका? थीटा का मान 180 या 180 से कम। थीटा जो होती है, थीटा इज लेस देन इक्वल टू 180 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये 180 के बराबर हो, जैसे 180 के बराबर कब होए, ये देख लो 180 के बराबर हो गया। सर इधरों से तो होगी बराबर, हाँ अब बराबर हो गया तो ले लिए, नहीं छोटा बड़ा जो होता ले लेते हम उसको, ऐसे भी हो गया 180 के बराबर हो गया। अब बाकी सदैव 180 से छोटा होगा। ठीक, हेड हेड के बीच बने या टेल टेल के बीच बने तभी वही कोण वेक्टर का कोण होता है। समझ गए बात? हाँ, दोनों में जब भी वेक्टर जोड़ोगे तो दो कोण मिलेंगे। जैसे मान लो ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, इस तरह से अभी जोड़े थे, ये थीटा बना, ए वाला तो काट देंगे, क्लियर हो गया। अब इधर बताओ, ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, तो बोलो ये कोण लोगे थीटा कि ए वाला कोण लोगे? सर यही वाला कोण लेंगे थीटा, यही कोण होगा वेक्टर के, क्योंकि ये बाहर वाला कोण नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा कोण है, नहीं लिया जाएगा। ठीक, और ये तो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहाँ हेड से टेल जुड़ा है। सर यही बाहरवा वाला ला, बाहरवा वाला ले पाऊँगा तब, लेकिन हम ले अभी ही गुरुजी कोण, हमें कोण यहीं लेके मनबा, तब का करबा? वही व्यवस्था करते हम, जौन चाहो वह व्यवस्था करब, का करब, करे ही पड़े। यही व्यवस्था कर रहे हैं। अब देखो जुगाड़, अब जुगाड़ क्या बता रहे हैं उसे सुनो। जुगाड़ ये है, इसे पैरेलल शिफ्ट कर दो। अभी समझाया ना कि पैरेलल शिफ्टिंग संभव है, इसे पैरेलल शिफ्ट कर दो। इसको उठा के लाओ जरा यहाँ, अगर कर दो, मान लो कि इसको सर हम ले आए यहाँ, ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, इसे बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो टेल टू टेल हो गया कि नहीं, ये वेक्टर बी हो गया, तो ये टेल टू टेल हो गया कि नहीं, तो ये वाला कोण हो जाएगा कि नहीं थीटा? थीटा मतलब दो वेक्टरों के बीच का कोण हो जाएगा कि नहीं? टेल टू टेल तो ले सकते हैं जी सर। अब बताइए, अब ये चीज़ कहाँ दिख रहा है? सर ये दिख रहा है, ए बराबर होगा ना, जितना ये होगा उतने ते होगा। हाँ सही है। अब बताओ क्या ये चीज़, ये थीटा है? नहीं। ये है? नहीं। कहाँ थीटा मिला पता चला? हाँ, अगर आप ज़बरदस्ती टेल टू हेड, हेड टू टेल जोड़ना चाहते हैं वहाँ भी मिलेगा, लेकिन उस कोण को पहचानना आपका काम है। लेकिन जोड़ा ये सदैव बीच का कोण नहीं होगा, बीच का कोण नहीं है, देख लो। समझ में आई बात कि नहीं? अगर दो वेक्टर के बीच का कोण निकालना है तो आपको उन वेक्टरों के बीच कहाँ मिलेगा वो कोण? टेल टू टेल या हेड टू हेड जुड़े होंगे उन्हीं के बीच बनेगा। क्या टेल टू हेड बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक, इन द केस ऑफ दिस वी कैन फाइंड, मास्टर अंग्रेजी तब का वोकाल बाकी थीटा दिस थीटा। ठीक, वेक्टर शिफ्टिंग कर सकते हैं, उससे हमारा फायदा हो गया, शिफ्ट करके हम निकाल लिए, कोई दिक्कत। कोण क्या होना चाहिए? जब दो कोण बनेंगे, छोटा वाला कोण क्या होगा? वही वेक्टरों के बीच का कोण है। तो मैं होता है गुरुजी, नल वेक्टर भी थोड़ा सा बता देते हैं। नल वेक्टर कुछ नहीं होता है, ये भी एक टाइप ही है। नल वेक्टर क्या होता है? बाकी ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं, लंबकोणीय वेक्टर सदिश, उसे हम IJK के रूप में आगे बताएंगे। इसे पहले देखो, नल वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, परिमाण 0 हो, जिसका परिमाण 0 हो उसे नल वेक्टर कहते हैं। और डायरेक्शन क्या होगा? कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होता है, ठीक है, आर्बिट्रेरी। तो जैसे मान लीजिए क्यों ज़रूरत पड़ता है, इसे डिनोट ऐसे करेंगे, ये है 0 वेक्टर, ठीक है। ज़रूरत क्या है इसकी? दरअसल ज़रूरत ये है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, तो अगर वेक्टर ए में माइनस वेक्टर ए कर रहे हो तो जो भी आएगा वो भी तो वेक्टर ही होगा, इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर ए में से ए माइनस कर दिए तो अगर 0 आया तो 0 भी वेक्टर ही आएगा, क्योंकि वेक्टर में जोड़ोगे बाँसे कोठिम बाँसा ही होए, बाँसे कोठिम बाँसा ही होए, तो वेक्टर में वेक्टर जोड़ोगे तो वेक्टर आएगा, वेक्टर में वेक्टर घटाओगे तो वेक्टर ही आएगा, ठीक है। इसलिए वेक्टर, इसकी नल वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, ठीक। देखिए एकांक सदिश क्या होता है? अभी अभी पीछे हम बताए हैं, ये भी सदिश का एक टाइप है, प्रकार ये ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 1 होता है। परिमाण क्या होता है? एकांक हो। परिमाण मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है,
वो एकांक सदिश होता है। ये क्या करता है, दिशा को बताता है। ये क्या करता है, दिशा को बताता है। और इसे रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर ए, अगर एक ऊपर कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एकांक, टोपी लगा दिए तो एकांक हो गया। एकांक सदिश, दुनिया का कोई एकांक सदिश उस वेक्टर में मॉड ऑफ वेक्टर का डिवाइड कर दो तो मिल जाता है। मतलब किसी भी वेक्टर में उसी वेक्टर के परिमाण से भाग देने पर एकांक सदिश प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एकांक सदिश को वेक्टर ए से यूनिट वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ये भी एक तरह का वेक्टर ही है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब एक और बात समझते हैं, लंब कोणीय एकांक, ये एक्स अक्ष है, ये क्या है आपका वाई अक्ष, और ये क्या है जेड अक्ष। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, 3D होता है। ठीक, अब यहाँ से बस एक यूनिट आप इधर जाइए, ये दिशा x की तरफ जो दिशा बताता है उसे कहते हैं आई। ध्यान देना, आई के ऊपर टोपी लगा दो, आई के ऊपर टोपी, इसे कहते हैं आई कैप। आई कैप क्या बताता है, x की डायरेक्शन बताता है। आई जे के से प्रदर्शित करते हैं, और इतना यल एम एन कर दिए होते तो क्या छोटे हो जाते, आई जे के। आई भी वैसे होता है, जे भी वो बवाल होता है लिखने में, कोई बात नहीं। आई एक्स को प्रदर्शित करता है एकांक सदिश से, एक्स डायरेक्शन को। और इस तरफ वही छोटा सा छोटू नन्हू मुन्नू से वेक्टर जो होते हैं, एक एकांक ये भी होता है। ये क्या करता है, जे कैप को बताता है। जे ऊपर बिंदी, टोपी लगाओ, ऊपर टोपी लगाओ इन्हों के, तो ई क्या हो जाए, ई वाई अक्ष के प्रदर्शित करता है, वाई अक्ष इसको। और इधर देखो, इधर भाई साहब ये भी एक यूनिट का वेक्टर होगा, परिमाण इसका भी एक यूनिट होगा। ये क्या होता है, ये के प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे, के के ऊपर टोपी लगा के, टोपी सबको लगाना है, एकांक सदिश को टोपी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इनका परिमाण तो एक एक होता है। और दिशा क्या बताते हैं, आई एक्स अक्ष को बताता है, जे वाई अक्ष को, और के जेड अक्ष को। तो आई क्या है, आई कैप क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। और जे क्या है, या यूनिट वेक्टर कह सकते हो। जेड क्या है, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। सर के क्या है, के ऊपर टोपी, टोपी कैप लोग बोलते हैं, के कैप। जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। ये लोग बताते क्या है मेरे भाई, दिशा बताए ना, एकांक सदिश है। तो अब मान लीजिए कहीं माइनस आई आ जाए तो माइनस एक्स की दिशा बताएगा, माइनस जे आ जाए तो माइनस वाई की दिशा बताएगा, माइनस के आ जाए तो माइनस जेड की दिशा बताएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ 6 डायरेक्शन बता दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप चारे ही पढ़ते हैं। इसकी सहायता से बहुत अच्छा मिलता है, एक बहुत ही बेजोड़ ढंग से सॉल्व होता है, बहुत बेहतरीन ढंग से। आप चिंता ना करिए, अभी तो हम केवल परिभाषा दे रहे हैं, काम की बात तो आगे है, केवल आप पढ़ते रहिए, नॉलेज लीजिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। मान लीजिए अगर यहाँ हम कोई यहाँ x, y और z ले लिए, और यहाँ कोई पॉइंट ले लिए, कुछ भी नाम दे दो। सर वेक्टर आप ले रहे हैं, ये तो बार बार ए वाई लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कर ले रहे हैं बार बार। और इसका कोऑर्डिनेट दे दिए हम 1 2 3, ज़बरदस्ती दे दिए 1 2 3। इसका मतलब इसे अगर वेक्टर के रूप में हम प्रदर्शित करना हो तो क्या करेंगे पता है, इसका मतलब E1 इधर x पर E1, y पर 2 और z पर 3। इसका मतलब वेक्टर ए को अगर प्रदर्शित करना हो कोऑर्डिनेट को, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 इंटू आई कैप, 1 इंटू आई कैप। मतलब एक यूनिट किधर गया है, x की ओर, आई कैप, प्लस 2 यूनिट किधर गया, j की ओर गया, 2 y पर, 2 j कैप प्लस 3 k कैप। तो एक हटा दो, चाहे एक का गुणा करोगे वही रहेगा। तो वेक्टर ए का मान क्या हो गया,
आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मतलब ये कुछ नहीं, बस आई जे के क्या बताते हैं, दिशा बताते हैं। x की तरफ 1, y की तरफ j क्या बताता है y, और k क्या बताता है z। ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे इसका निकलेगा सर, ये तो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। कुछ नहीं होता मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ a या a बराबर इन्हीं का स्क्वायर कर लेते हैं, एक का स्क्वायर जो इसके गुणांक होते हैं। ये तो यूनिट बताता है, दिशा बताता है ना, आई जे के कोई मतलब नहीं है, बस जो इसके आगे है गुणांक है उन्हीं का स्क्वायर करके जोड़ लो। आई का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही जोड़ लो, यही जो आएगा। 1 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13 1 14, तो यहाँ आ गया रूट 14। ये रूट 14 क्या हो गया, माड हो गया इसका, मतलब परिमाण हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर आएगा उसका मान होगा कितना, रूट 14। सर एकांक सदिश निकालना हो तो ए कैप निकालना हो, निकाल सकते हो। कैसे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए बराबर ए कैप होता है, अगर याद हो पीछे हम बताए हैं। वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, यही तो होता है। तो वेक्टर ए का मान ऊपर है, मॉड का मान 14 है, रूट 14 है, डिवाइड कर दो कैप आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो बड़े ही मज़ेदार चीज़ से निकालेंगे, आगे देखना अभी। ठीक, आगे चलते हैं, इसे बनाओ। देखिए अभी हमने आपको x एक्सिस पर आई कैप और y एक्सिस पर जे कैप और z एक्सिस पर के कैप यही बताया कि आई जे के क्या करते हैं, मुख्यतः दिशा को बताते हैं। आई कहीं लिखा गया है जिसका मतलब x एक्सिस पर, जे कहीं लिखा गया है तो y h पर, और के कहीं लिखा गया है तो z h पर। अगर कहीं लिखा गया है 2i, इसका मतलब ये हुआ कि x अक्ष पर 2 यूनिट गया है। अगर गया है 5i तो 5 यूनिट गया है। ठीक है। 10 न्यूटन लिखा गया है, इसका मतलब x 10 आई फोर्स अगर लिखा गया है तो इसे 10 x अक्ष पर 10 न्यूटन का, तो ये इसका मतलब ये हुआ। जरा उसी पर एक क्वेश्चन है सामने, देख लीजिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन IRT का है। मंगू 300 मीटर उत्तर मतलब ये y एक्स हो गया, और इधर ईस्ट होता है, मैंने आपको बताया है। ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बताया है। ठीक है, कर रहा है मंगू 300 मीटर, अब मंगू नहीं दिया था, कुछ महेश दिनेश रमेश कुछ देगा। 300 मीटर उत्तर, 400 मीटर पूर्व, फिर इन दोनों के लंबवत। बात समझ गए क्या। ये देखो हमने अभी आपको बताया कि जो x होता है y होता है, ठीक इसके लंबवत, देखिए लंबवत z होता है। जो z हम यहाँ दिखा रहे हैं दरअसल लंबवत है, अर्थात ये लंबकोणीय इकाई सदिश क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। x y के साथ 90 है, x z के साथ 90 है, ऐसे है, और इस तरह से है। ठीक, z y के साथ भी 90 बनाएगा, x सब 90 बनाते हैं। जितने भी यूनिट यहाँ वेक्टर दिख रहे हैं सब एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे, 90 डिग्री, इसलिए लंबकोणीय कहते हैं। तो ये कह रहा है 300 मीटर उत्तर, अर्थात ऊपर की दिशा में जे ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर दिशा में जे ले लो। तो क्या पूछा है, विस्थापन पूछा है, तो विस्थापन जो फाइनली विस्थापन होगा हम आई जे के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो 300 मीटर उत्तर माने जे, 300 मीटर उत्तर, अभी बाद में मीटर लगा देंगे, जे हो गया, जे पर 300। 400 मीटर पूर्व मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, इधर रहेगा, प्लस क्या है 400 मीटर पूर्व मतलब आई कैप, हालांकि पहले आई होना चाहिए फिर जे, लेकिन क्या दिक्कत है, जैसे दे रहा है वैसे लिख दे रहे हैं, अभी हम पलट लेंगे। और फिर दोनों के लंबवत 1200 मीटर लंबवत दोनों के, अर्थात जेड अक्ष पर, प्लस 1200 के कैप, यही दिया है। ये तो हो गया वेक्टर आपका। वेक्टर अगर विस्थापन को कुछ मान लो तो मान लो यस, विस्थापन यस हो गया, सही है कि नहीं। अब मैग्नीट्यूड चाहिए, सदिश से नहीं मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो मॉड ऑफ यस, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो ये हो जाएगा, इनका वर्क करके जोड़ दो, 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, जो इनका गुणांक है उन्हीं का वर्क करके जोड़ दो, प्लस 1200 का स्क्वायर। ठीक, सब में 2 2 जीरो है, बाहर आ जाएगा, स्क्वायर होगा, तो 100
का स्क्वायर, इसे 3 गुणे 100 लिख सकते हो, इसे 4 गुणे 100 लिख सकते हो, इसे 12 गुणे 100 लिख सकते हो, लिख सकते हैं 3 गुणे 100 गुणे 12, 4 गुणे 100 गुणे 12 गुणे 100, तो 100 का स्क्वायर अर्थात 2 बार 100 100 आएगा, 100 बाहर निकल जाएगा, 100% एकदम बाहर। तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्या, देख लो 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16 प्लस 12 के स्क्वायर 144, ठीक है। और करनी में ही 100 के स्क्वायर हम बाहर यहाँ ले लिए, 100 के स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, 100 के स्क्वायर कर लिए, सब में से कॉमन ले लिए, अच्छा सर ठीक है। 16 9 25 144, 169 इंटू 100 के स्क्वायर बाहर करो, 169 को बाहर करोगे 13 आ जाएगा, और 100 को स्क्वायर है बाहर करोगे 100 आ जाएगा। तो क्या आ गया सर 1300 क्या मीटर, 1300 मीटर ऑप्शन में है कहीं जी, पहले ही है सर, हो गया कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 2 है इस तरह से, वेक्टर ए दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका मतलब समझ गए क्या, i पर दाहिने x अक्ष पे 2 यूनिट और j पे ऊपर नहीं गया है, y अक्ष पे नीचे माइनस लगा है, नीचे 3 यूनिट और z अक्ष पे ऊपर की दिशा, z मतलब दोनों के लंबवत ऊपर 4 यूनिट गया है, मतलब इसका समझा करो, ठीक। हाँ, और b दिया है इस तरह से i कैप प्लस j कैप, कुछ भी दे दिया इस तरह से माइनस 3 कैप k कैप, इस तरह से दे दिया और कहा आप निकालिए a प्लस बी का, वेक्टर a प्लस बी क्या होगा और माड ऑफ वेक्टर a प्लस बी क्या होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, दोनों क्वेश्चन निकालना है। आपको बताएं बहुत आसान, जोड़ दो सीधा सीधा, आई में आई, दिशा अगर मिल गया जोड़ सकते हो, आई दिशा फिक्स है ना, आई में आई जोड़ दो, जे में जे को जोड़ दो, के में के जोड़ दो, तो बड़ा आसान है सर। हाँ आसान तो ये है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सीधा जोड़ सकते हो, आई में आई 2 और 3, 2 और 1 3 आई कैप माइनस 3 और प्लस तो माइनस 2j कैप 4 माइनस 3 प्लस k कैप 1 आएगा, काम खत्म, यही हो गया। सर परिमाण कैसे निकलेगा, परिमाण आप जानते ही हैं, अभी बताया हूँ, परिमाण कैसे निकलेगा, करनी लगा दो, इसके गुणांक का स्क्वायर 3 के स्क्वायर धन माइनस 2 के स्क्वायर, माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, 3 3 का 9, 2 दूनी 4 प्लस 1, 9 4 13 1 14, ये हो गया मैग्नीट्यूड इसका। समझ में आया किस तरह के लगते हैं। तो यूनिट वेक्टर अगर जोड़ घटाना की करें तो बड़ा मजा आता है, कोई दिक्कत ही नहीं, ए माइनस बी भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, घटा दो, आई का आई में, जे का जे में, के में, ठीक है। समस्या कब होगी, समस्या तब होगी जब सर एक्स वाई जेड को छोड़ के इनके बीच में कोई वेक्टर देता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से यहाँ पर कोई वेक्टर दिया, तब कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, घटक बनाना पड़ेगा, क्योंकि x पर दिया तो ठीक है, तब तो फिक्स दिशा दिया, y पे दिया फिक्स है, z पे फिक्स दिशा है, अब अंदर दिया तो कितने कोण पर दिया, उसके अनुसार आप x पे उसे लाएंगे, y पे लाएंगे, z पे लाएंगे, तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं अभी आगे समझाता हूँ, घबराने की बात नहीं है, टेंशन ना लो, अभी तो जोड़ घटाना बताया ही नहीं, अभी वेक्टर का जोड़ बताना है मुझे, पहले मैं इसे समझा दिया हूँ, इसे समझ लीजिए, फिर थोड़ा पोजीशन वेक्टर समझ लीजिए और विस्थापन वेक्टर, बस काम खत्म, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश क्या होती है, कुछ नहीं होती, वही चीज़ जो अभी बता रहे थे हम। मान लीजिए ये है, ये जेड अक्ष है, ठीक, एक्स वाई, ये मूल बिंदु ओ है और यहाँ कोई पॉइंट है के, कोई भी पॉइंट के वेक्टर के कर दिए हम, ठीक है, यहाँ पर है। अब यहाँ का कुछ इसका कोऑर्डिनेट दिया है 1 2 3, ठीक, तो ये यहाँ से लोगे वो कोऑर्डिनेट, यहाँ से जो ये यहाँ से पॉइंट लोगे वो क्या आ जाएगा, वेक्टर के क्या आ जाएगा, वेक्टर के आ जाएगा ये आई का मतलब आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इस चीज़ का पोजीशन बताया, कहाँ से, ओ से, ओ से 1 यूनिट x पर, 2 यूनिट y पर और 3 यूनिट z पर गया है,
ठीक है, ये पोजीशन बता रहा है। यहाँ नहीं है, दरअसल वो हवा में है। जेड अक्ष पर जब कोई चीज़ ली जाती है 3D में वो हवा में होती है, 2D में होता है तब यहाँ होता है, लेकिन दिखाते हैं बोर्ड पे ऐसे ही। अगर यहाँ दिखाते हैं इसलिए नहीं लोगों को समझ में आता। तो एक्स और वाई में ही दिख रहा है, लेकिन वो है हवा में, ऊपर है। हवा में होता है तभी जेड आएगा। के अगर आया तो इसका मतलब वस्तु हवा में है, जो पॉइंट है वो हवा में है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखो। तो हम चल रहे हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर समझ में आया। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु, किसी भी बिंदु का पोजीशन या किसी भी वेक्टर का जो पोजीशन होता है पोजीशन वेक्टर कहलाता है। पोजीशन वेक्टर कहाँ से मापा जाता है, मूल बिंदु से। मूल बिंदु माने यहाँ से नापते हैं पोजीशन वेक्टर को। ठीक, अब हम चल रहे हैं विस्थापन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के हेल्प से विस्थापन वेक्टर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पॉइंट ए है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट है 1 2 3। ठीक, कोई यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया तो इसका कोई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मान लो 5 6 7, मान लो ये कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ से यहाँ आ गया, कोऑर्डिनेट होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है एक्स अक्ष पर 1 यूनिट, एक ये 2 का मतलब वाई अक्ष पर 2 यूनिट और जेड अक्ष पर 3 यूनिट, 3 यूनिट हवा में। इसका मतलब है 5, एक्स अक्ष पे 5 यूनिट गया और वाई अक्ष पे 6 यूनिट गया और जेड अक्ष पे 7 यूनिट चला गया। इसका मतलब ये होता है। लेकिन ये नापेंगे कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ से जो ये वेक्टर एक बन रहा है आपका, ये मूल बिंदु ओ है, ओ से ए तक ये कौन सा वेक्टर होगा, ओ ए। वेक्टर ओ ए जानते हो क्या हो जाएगा, अगर देखोगे तो आई 2 3 1 2 3 है, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप हो जाएगा। बोलो लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हो। जरा इसको देख लो, यहाँ से पोजीशन से इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी, ओ बी वेक्टर ओ बी। तो 5 आई कैप, आई 5 है, जे पे क्या है 6, जे कैप है प्लस 7 के कैप है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ए से बी तक जो डिस्प्लेस हुआ है, विस्थापित हुआ है, तो ए से बी तक विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए से बी तक, तो ए बी, ए से बी तक जो विस्थापन वेक्टर है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बताओ कहाँ से गया है, ओ बी माइनस ओ ए कर दो। तो ओ बी वेक्टर में से फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल यहाँ है, इनिशियल यहाँ है, ओ बी माइनस ओ ए। पोजीशन वेक्टर काम दे दिया। तो ओ बी का वैल्यू पता है, अभी घटाना, अभी ऊपर बताए थे कैसे घटाओगे। ओ बी 5 आई प्लस 6 जे प्लस 7 के, ठीक है, माइनस ओ ए क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये घटा दो। ठीक, माइनस लगा है, घटा दो। 5 आई में से 1 आई गए, 4 आई कैप प्लस 6 जे में से 2 जे गए, माइनस होगा ना, तो 4 जे कैप प्लस 7 में से 3 जाएगा, 4 के कैप। ये हो गया आपका वेक्टर ए बी। अगर आप माड लेना चाहते हैं तो परिमाण आ जाएगा, इसी का माड ले लेंगे तो परिमाण आ जाएगा, मतलब इसकी लंबाई आ जाएगी, सॉरी माड ले लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ जाएगी। तो वेक्टर है 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, गजब 4 4 4 आ गया जी, बहुत अच्छा है। 4 कामों ले लो सीधा सीधा। इसका परिमाण लेना हो तो क्या कर सकते हैं, तो 4 के स्क्वायर परिमाण लेना होगा, जेड को हटा दें थोड़ी देर के लिए। अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो 4 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, गजब 16 प्लस 16 प्लस 16, तो रूट 48 आ गया। रूट क्या 48, तो 16 इंटू 3 लिख सकते हो, तो 4 3 4 चौक 16 3 48, 4√3 आ गया इसका मैग्नीट्यूड। इसकी लंबाई आ गई। इसकी भी लंबाई निकाल सकते हो, माड आप ओ ए ले लो तो इसकी लंबाई आ जाएगी, परिमाण मैग्नीट्यूड, माड आप ओ बी का माड लगा लो, इसकी लंबाई आ जाएगी। तो आशा करता हूँ विस्थापन सदिश भी समझ में आ गया। ठीक है, सदिश के घटक, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट करना वेक्टर का या वेक्टरों का वियोजन कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है। पहले ये सीख लो तब जोड़ घटाना सीखोगे। सदिश के घटक कैसे निकालते हैं, मतलब मान लीजिए कि सर ये x है, ये y है, 2x है, x अक्ष y अक्ष, इसके बेस में कोई है वेक्टर a जो
ये 30 डिग्री का एंगल बनाया, किससे? एक्स से 30 डिग्री का कोण बनाया। तो अब बताइए, वेक्टर ए यहाँ है, एक्स पे होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, वाई पर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये अगर एक्स पे होता तो आई कैप इसको रिप्रेजेंट कर देता, वाई पे होता जे। अब ये 30 डिग्री बना रहा है, किससे? एक्स से। अब इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा एक्स की ओर और एक कंपोनेंट वाई की तरफ जाएगा। मतलब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स की ओर बनेगा, एक वाई की ओर, अर्थात दोनों एक दूसरे के लंबवत बनेंगे। अच्छा, कैसे कंपोनेंट इसे तोड़ेंगे? इस सदिश को दो भागों में तोड़ेंगे। दरअसल इधर अगर कोई मान लीजिए फोर्स लग रहा है, मान लो फोर्स लगा रहे हैं, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, उसका प्रभाव यहाँ भी देखा जाएगा, यहाँ भी देखा जाएगा। तो सदैव कभी भी वेक्टर अगर एक्स पर लगे तो कोई कंपोनेंट नहीं, वाई पर लगे तो उसका कोई कंपोनेंट नहीं, जेड पर लगे तो कोई कंपोनेंट नहीं, ठीक। लेकिन अगर इनके बीच में कहीं लग रहा है, चाहे जहाँ इनके बीच में अगर कहीं फोर्स सदिश लग रहा है, तो उसको सदैव दो भागों में, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे। उसके सदैव दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड को छोड़कर कहीं भी अगर जा रहा है, किसी भी दिशा में कोई भी कोण बनाते जाए, तो उसके सदैव कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट संभव है, दो कंपोनेंट तोड़ेंगे। कैसे टूटेगा जरा उससे बता रहे हैं। कैसे टूटेगा तो देख लो, जैसे कि हम वो एक कोई जनरल ले लें, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये वेक्टर ए हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को तो आप ये कहते हो माड ऑफ, क्योंकि लंबाई क्या होती है? अगर ये वेक्टर ए है पूरा, तो ये तो परिमाण है, तो परिमाण को वेक्टर से ना दिखाओ, यहीं आप वेक्टर ए दिखा देते हो, इसीलिए गड़बड़ होता है। ये माड ए या ए परिमाण है। तो जहाँ इसका हेड है ना, वहीं से यहाँ एक लंब खींच दो एक्स पर, और यहीं से यहाँ लंब खींच दो किस पर? वाई पर। यहीं से उसके सिरे से, हेड से क्या करो, एक्स पर भी लंब ड्रा कर दिए, नॉर्मल ड्रा कर दिए, और वाई पर भी। बस ये जो एक्स पे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आई, ये लंबाई आया, ये इस वेक्टर ए का यहाँ कंपोनेंट हो गया, और जो वाई पर आया वो ये कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इस जो वेक्टर है आपका, इसका इस दिशा में एक्स पर यहाँ से यहाँ तक लंबाई, और ये वाई दिशा में यहाँ से यहाँ तक लंबाई। समझ गए? ये कंपोनेंट हो गया इसका। कैसे निकलेगा? कुछ तो कोण बनाया होगा। हाँ, इससे भी बना सकता है, अब उससे भी बना सकता है, जिससे भी बनाए उससे मतलब नहीं हमको, आराम से निकालेंगे हम, टेंशन ना लो। ये वेक्टर ए है पूरा, ठीक है, और इसे हम ए कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को माड ऑफ ए या ए कहते हैं। सर ये कैसे मिलेगा? हम बता रहे हैं ना, टेंशन काहे लेते हो। ये बताओ, कास थीटा लगाओ, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार, तो कास थीटा बराबर इसका कुछ मान, कुछ भी हो, आधार, ये आधार है कि नहीं? हाँ सर, बटे कर्ण होता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, सदैव जानते हो, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण की लंबाई क्या है? ए है, तो आधार क्या हो जाएगा सर? आधार बराबर ए कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब ए क्या हो गया? ए कॉस थीटा। ठीक, जरा साइन लगा दो, साइन थीटा लगाओ इसी में, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है? लंब ए है, और बटे कर्ण क्या है? ए, तो लंब क्या हो गया? ए साइन थीटा। बोलो हाँ या ना। मतलब ये टुकड़ा क्या मिल गया सर? ए साइन थीटा, और ये टुकड़ा क्या मिल गया सर? ए कॉस थीटा। मिल गया कि नहीं? क्लियर? अब हुआ क्या, ये जितना है उतने तो ये है, तो हमें ये नहीं बल्कि यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया ए साइन थीटा, और ये क्या हो गया? ए कॉस थीटा। अब एक जानकारी बता देते हैं आपको, जिसके साथ कोण लगा होता है, जिसके साथ कोण होता है, अगर इस वेक्टर को तोड़ोगे आप, तो जिसके साथ कोण है दिया, उसके साथ सदैव कास लग जाता है, कास थीटा, और उसके दूसरा भाई जो है लंब, दो रूप में तोड़ता है, सदैव दो कंपोनेंट, दो टूटेगा। एक पकड़ो, दूसरा फ्री है, एक के साथ एक फ्री, बोरो प्लस का जुड़ा ऑफर। जो थीटा जिसके साथ लगा है, थीटा जिसके साथ लगा है, उसके साथ सदैव कास थीटा के साथ आएगा, और उसके दूसरी तरफ जो लंब है वो सदैव साइन थीटा जाएगा, सदैव। टेंशन नहीं है, जो यहाँ है सदैव ऐसा होगा। अब आपसे हम पूछें, चलो इधर ये बात हम बता दिए, जरा इधर देखो।
अब इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट तोड़ो। ये क्या है, इसका कुछ नाम दे दिए हम, मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, 5 न्यूटन का फोर्स। तो x कंपोनेंट बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये x कंपोनेंट आएगा। बोलो, इस वेक्टर का x कंपोनेंट यही तो आएगा, यहाँ से यहाँ तक, सही है। क्या होगा, कोण इसके साथ है 5 cos 30 अंश। और जरा बताओ y कंपोनेंट कहाँ से यहाँ तक आएगा। बोलो, अब क्या हो जाएगा, ये 5 sin 30 अंश, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर। बाकी कास का वैल्यू रख लो, 5 गुणे कास 30 का मान √3/2, तो 5√3/2 आ गया है। और यहाँ का वैल्यू 5 × 1/2 बराबर 5/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ नहीं है। इधर देखिए, क्या ये x है, ये y है, और कोई ये वेक्टर है, उसका नाम कुछ न्यूटन दे दिए हम, मान लीजिए 5 न्यूटन, यहाँ भी दे दिए 5 न्यूटन। ठीक है, कोई बात नहीं सर, लेकिन एंगल यहाँ से दिया है 30 अंश। अब बताइए जरा, तो अब बताइए, अब जरा देखो, इस पर ऐसे यहाँ से लंब खींच दिए, तो इसका एक कंपोनेंट तो यहाँ तक आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ x डायरेक्शन में। क्या ये कास होगा? ये जो लोग कहते हैं कि x दिशा में सदैव कास लेंगे, एकदम बेवकूफ़ी है, कभी ऐसा नहीं समझना। जिसके साथ थीटा होगा उसी के साथ कास लेंगे बस। इसका एक साथ ऐसे लंबवत, यहाँ पर लंबवत इसके हेड से खींचे, जो वेक्टर निकाल रहे हो जिसका कंपोनेंट, तो ये x पर गिरा। जब x पे गिरा तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हुई उसे हम इसका एक कंपोनेंट मानेंगे, और जो y पे गिरा वहाँ से ऐसे एरो लगा देंगे और नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, उसका दूसरा कंपोनेंट हो गया। अब जरा बताइए, थीटा तो इस समय इसके साथ लगा हुआ है। जब थीटा इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ तो नहीं है ना, इसके साथ, जिसके साथ थीटा हो उसी के साथ कास आएगा। तो हम लिख सकते हैं 5, यहाँ 5 cos 30 अंश, और इधर वाला क्या हो जाएगा, जब यहाँ कास हो गया तो ऑटोमेटिक यहाँ क्या हो जाएगा, 5 sin 30 अंश। मतलब समझे, जिसके साथ थीटा होगा उसी के साथ कास ले जाएंगे। ये क्या है, 5 क्या है, 5 इसकी लंबाई थी पूरी ना, ये कर्ण की, कर्ण मतलब वेक्टर की, सीधी सी बात है वेक्टर की। ये जो वेक्टर दिया रहेगा उसी के साथ तो होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? वैल्यू रख लो आके। अब देखो, यहां देखो, इसे हटा दें, नहीं हटाओ, y x इस तरह से। यहां देखो, यहां एक वेक्टर है, 2 न्यूटन का लगा है वेक्टर, और इसके साथ बना रहा है 60 डिग्री का कोण। अब मुझे इसका कंपोनेंट बता सकते हो? बड़े आराम से बता सकते हो। ये देखो, अब सीधा सीधा हम कर रहे हैं, जिसके साथ कोण है सर, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 cos 60, और इसके दुश्मन साहब जो इधर गए हैं, यही तो है, इधर गया है तो इस ड्रा करो लंब, तो यही तो मिलेगा। हाँ, ये इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन के साथ 2 sin 60 अंश। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं समझ में आ गया। कभी भी 2 कंपोनेंट तोड़ना है तो जिसके साथ कोण होगा, इसका एक तो इस x अक्ष पे आ गया, एक कंपोनेंट y पे यहीं से खींच दो, y पे चला गया, लेकिन अगर इसके साथ थीटा है तो अगर a है तो a cos थीटा यहाँ आ जाएगा, a sin थीटा यहाँ आ जाएगा। लेकिन ध्यान दो, जिसके साथ थीटा लगेगा उसके साथ सदैव कास आएगा, लेकिन दूसरा वाला के साथ क्या चला जाएगा, साइन चला जाएगा। सदैव कास और साइन के रूप में कंपोनेंट टूटेंगे। जिसके साथ थीटा लगा होगा, x के साथ लगा है थीटा, तो x के साथ कास आएगा, y के साथ साइन जाएगा। y के साथ थीटा लगा है, थीटा कोण y के साथ दिया है, तो y के साथ कास आएगा, x के साथ साइन आएगा। कोई अन्य के साथ दिया है तो जिसके साथ थीटा दिया रहेगा उसके साथ कास आएगा, उसके जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसका क्या नाम आएगा, साइन थीटा के साथ आएगा। वैल्यू क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ आप कास और साइन खेलेंगे। कंपोनेंट तोड़ना आ गया, तो चलो, अगर कंपोनेंट तोड़ना आ गया इसे स्क्रीनशॉट लेकर बना लो, कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं समझ जाएंगे। फिर हम लोग खेलते हैं एडिशन का जोड़, सदिशों का जोड़ का एक विधि है त्रिभुज नियम। सदिशों के जोड़ने का जो नियम है उसमें एक क्या होता है, त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ।
त्रिभुज नियम क्या कहता है, यह कहता है कि दो वेक्टर का जोड़ना है तो पहले वेक्टर के हेड से अगले वेक्टर का टेल जोड़ा जाएगा तथा क्या मतलब है समझा रहे हैं, रिजल्टेंट का टेल पहले वेक्टर के टेल से तथा रिजल्टेंट का हेड दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ा जाएगा, हेड से जोड़ा जाएगा। मतलब समझे कुछ, दो वेक्टर आपको जोड़ना है तो ये देखो, एक वेक्टर ए है मान लो, इसके साथ आपको ऐड करना है वेक्टर बी, वेक्टर बी को ऐड करना है। ठीक, अब यहाँ जगह नहीं है, मैं आगे ले चल रहा हूँ। तो इसे कैसे ऐड करोगे, ये देखो वेक्टर ए यहाँ है, भाई साहब वेक्टर ए है। ठीक, वेक्टर बी को ले आकर पैरेलली वैसे उठा के लाओ, ऐसे यहाँ जोड़ दो, वेक्टर बी जुड़ गए कि नहीं। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ा जाता है, दूसरे वेक्टर बी का टेल जोड़ दिए हम। और फिर रिजल्टेंट जो इसका रिजल्ट होगा जोड़ का, आर, रिजल्टेंट को किसे दिखाते हैं, आर, उसका टेल पहले के टेल से और हेड दूसरे के हेड से। ये है, ये क्या है, ये है वेक्टर आर, ये है वेक्टर आर। ये हो गया जोड़ का नियम। ये क्या हो गया, त्रिभुज विधि यही है, बस कुछ नहीं, यही है। सर इससे कुछ फायदा होगा, लेकिन रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इसका माड क्या, परिमाण कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट आर का परिमाण क्या होगा सर, पर यहाँ तक की लंबाई कैसे आएगी। लंबाई के लिए फार्मूला ए स्क्वायर कड़ी में प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। सर ये कहाँ से आया, हाँ बता रहे हैं, चिंता न करो। ये, और अगर ये कोण भी कुछ बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ, तो उस कोण का मान भी बताना है। तो मैं सब बता रहा हूँ, चिंता न करिए। यही बता दें, हाँ बता दीजिए, इसी में बता दीजिए। पहली बात तो ये जो वेक्टर बी है, यहाँ से यहाँ तक इसका परिमाण है, ठीक है। तो इसे हटा के चाहो तो ऐसे लिख सकते हो बी, और वेक्टर बी ये कपारे पे है, मान लो ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी यहाँ रख दिए हम, ठीक है। वेक्टर बी सर यहाँ रख दिए, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो परिमाण होगी। वेक्टर ए यहाँ से यहाँ तक जो है हकीकत में क्या है सर, हकीकत में परिमाण है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, हाँ ये रख दिए, और वेक्टर ए हम यहाँ रख दिए कि ये वेक्टर ए है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दिशा भी बता दिए, परिमाण तो यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा है सर, अब ये बताइए इनके बीच का कोण कैसे निकालें। ये रिजल्टेंट छोड़ो, रिजल्टेंट कोण ये कोण सेम नहीं है, ध्यान देना। रिजल्टेंट देखो ज़्यादा झुका है, ये कम झुका है। इनके बीच का कोण कैसे निकालें, इसे क्या पैरेलली शिफ्ट यहाँ कर सकते हो, उठा के बी को ले जाओ यहाँ कर दो, तो बी यहाँ चला जाएगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बी को यहाँ चला जाए, यहाँ जाएगा, देखो सही है। तो जो ये पूरा कोण बना वही कोण तो ये है, ये दिस, यही जो भी बताए थे पहले शिफ्ट कर सकते हैं थीटा। यही वेक्टर के दो वेक्टर के बीच का कोण है, ए और बी के बीच का कोण ये है। ठीक सर, अब इसे हटा सकते हैं सर, ठीक है हटा दिए, जैसी आपकी इच्छा। मेरा काम हो गया। हाँ बस ये समझा रहे थे कि थीटा यहाँ लिख सकते हैं। दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का कोण क्या है, थीटा। ए और बी के बीच का कोण क्या है, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। तो थीटा कहाँ मिलेगा, थीटा यहाँ मिलेगा सर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक लंब खींच लेते हैं। खींच लिए गुरुजी। तो ये बताओ अगर यहाँ से यहाँ तक b है तो इसका इस तरफ घटक क्या आएगा,
ये दूरी बता सकते हो सर? हाँ, अभी अभी कंपोनेंट किए थे आप। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आएगा वो b cos थीटा होगा, और यहाँ से यहाँ तक सर ये लंब हो जाएगा b sin थीटा हो जाएगा, और क्या b sin थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब बताइए, ये यहाँ देखो, ये पूरा ये लंब देखो, कहीं तुम्हें समकोण लगने लगा कि नहीं? समकोण त्रिभुज लगने लगा? हाँ सर, लगने लगा। तो जब समकोण त्रिभुज लगा तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। आधार कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक आधार है, तो इसमें ए प्लस क्या हो जाएगा? b cos थीटा। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा आधार हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या है? b sin थीटा है। मेरा काम हो जाएगा। जो अभी रिजल्टेंट यहाँ निकाले हैं वैल्यू निकाल दो, इसे हटा देंगे हम जो लिखे हैं, फिर यही समझा देंगे। यहाँ आ जाओ, स्वाहा। रिजल्टेंट का परिमाण कैसे निकलेगा? रिजल्टेंट का परिमाण निकालने का जादुई तरीका क्या है गुरुजी? तो कर्ण का वर्ग r का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग a प्लस b cos ऑफ थीटा का वर्ग प्लस लंब का वर्ग b sin थीटा का वर्ग। बोलो, लिख सकते हैं? लिख सकते हो। स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिए, और यहाँ क्या हो जाएगा सर? b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा है। b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन इसके cos के साथ आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos ऑफ थीटा आ गया। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 तो मिल गया, जिसका हमें था इंतजार, ये आ गया फार्मूला। क्या? आर स्क्वायर बराबर, तो आर स्क्वायर बराबर दिस आ गया, तो आर बराबर क्या लिख सकते हो करणी में? बोलो, लिख सकते हो कि नहीं? कहाँ से आया, समझ में आया? ठीक है, ये आ गया। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। कहाँ से आया, समझ में आ गया। अब एक बात और, अब लगे हाथ यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो एक बात और कर लेते हैं। ये देखो कोणवा जो है ये अल्फा मान लो। ये कौन सा कोण हो गया? वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा था, लेकिन जो रिजल्टेंट परिणामी आया वह वेक्टर ए के साथ जो कोण बना रहा है वो अल्फा है। परिणामी मतलब रिजल्टेंट द्वारा वेक्टर ए के साथ बनाया गया कोण। क्योंकि भाई ये इसकी भी तो दिशा बताओगे, भी तो सदिश राशि है। हाँ सर, तो क्या हो जाएगा? tan अल्फा बराबर tan अल्फा, ये tan अल्फा ले लो तो पूरा त्रिभुज यही बड़का वाला लो, तो लंब बटे आधार, तो b sin थीटा बटे a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। यही तो यहाँ से यहाँ तक दूरी है। अरे स्वाहा होएगा भैया। बस अब आपसे क्या पूछेगा वो? दोनों वेक्टरों के बीच का कोण पूछे तब भी बता सकते हो, रिजल्टेंट द्वारा वेक्टर ए के साथ बना कोण पूछे तब भी बता सकते हो, परिणामी जो यक्ष अक्ष या कोई ए के साथ कोण बना रहा है वो भी बता सकते हो, और दोनों वेक्टरों के बीच का कोण भी बता सकते हो। तो आ गया त्रिभुज विधि से ही परिणामी कैसे निकलेगा, इसका स्क्रीनशॉट लो। समांतर चतुर्भुज विधि भी बताते हैं। ये समांतर चतुर्भुज नियम क्या करता है? ये कुछ नहीं करता, ये कहता है टेल से टेल को जोड़ दो, टेल से टेल को जोड़ते हैं। इसमें क्या करते हैं? टेल से टेल को जोड़ते हैं। बात समझ में आया? उसमें क्या होता? वेक्टर ए के टेल से हेड से अगले का टेल जोड़ते हैं त्रिभुज विधि में, यहाँ टेल से टेल को जोड़ते हैं। तो चलो देखते हैं सर, एक वेक्टर ए है,
जोड़ना है इसके साथ वेक्टर बी, तो वेक्टर बी को जोड़ दो इसके साथ, वेक्टर बी जोड़ दिए। देखो टेल से टेल जुड़ा है कि नहीं, समांतर चतुर्भुज कहता है टेल से टेल जोड़ दो। फिर क्या होगा, फिर कहता है इसके बीच में जो टेल से टेल जुड़ा है इसी के बीच में रिजल्टेंट आएगा, जो परिणामी आएगा इसके बीच में ही आएगा। परिणामी जो होगा जब दोनों जोड़ोगे तो बड़ा सा परिणामी आ गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर होता है। अब इसे समांतर चतुर्भुज बना लो ना, चलो भाई थोड़ा सा समांतर बन जा, इसको इससे मिला दो, ठीक, इसको इससे मिला दो। अब देखो आपको लगने लगा होगा समांतर चतुर्भुज, है ना, नहीं लगे तो बताइएगा। तो समांतर चतुर्भुज लग गया, हाँ सर। ए और बी के बीच का कोण क्या था, ए और बी के बीच का टोटल कोण क्या था, ए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, टेल से टेल जुड़ा है ना, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और रिजल्टेंट जो बनाएगा वो अल्फा बनाएगा, मतलब ये पूरा कोण कितना है, ये पूरा कोण थीटा है, ठीक। फिर भी वही आएगा आर बराबर, फिर भी वही आएगा। सर कहीं धोखा तो नहीं कर रहे हैं, त्रिभुज नियमों तो किए हैं, हाँ दुहित किए है, त्रिभुजय नियम है भाई, यही तो था। ये देखो यही तो था वेक्टर बी, उसे पैरेलल शिफ्ट कर दिए हम, यहाँ कोने ला दिए और वही रिजल्टेंट पहले था, यही तो था। देखो त्रिभुज विधि में क्या था, वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी जुड़ा था, तो यहाँ से यहाँ तक यही आर हुआ था। यही वेक्टर बी उठा के इसे ख़त्म करो, यहाँ से डॉट डॉट कर दिए हम, और यही उठा के वेक्टर बी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं पहले लिखा हूँ, नियम बताया हूँ आपको, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ ला दिए, बस वही तो हो गया समांतर चतुर्भुज नियम। बतिया तो वही है, जो कोण यहाँ वही कोण यहाँ, ठीक है। तो त्रिभुज विधि से ही आया है, कोई अलग विधि नहीं है, ठीक है, लेकिन नाम है समांतर चतुर्भुज नियम। कोई बात नहीं। सर यहाँ भी वही नियम लगेगा, हाँ यहाँ भी सेम चीज़ है, वही आर बराबर, जब वही चीज़ है ये है तो ये चाहे जो हो, और जो रिजल्टेंट आर होता है वो करणी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास ऑफ थीटा से निकलेगा। मतलब दो अगर वेक्टर जोड़ने हैं तो सदैव इसी सूत्र से आप निकालिए। और मान लीजिए रिजल्टेंट अगर कोण अल्फा बना रहा है इसके साथ, रिजल्टेंट वेक्टर आर द्वारा ए वेक्टर ए के साथ बनाया गया कोण, कोण क्या बताएगा, दिशा बताएगा ना, अल्फा हो तो tan अल्फा बराबर, फिर वही जो वहाँ लिखे थे, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। समझ में आया बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब मान लो घटाना हो तो क्या करेंगे, घटाना हो तो क्या करेंगे, दोनों बीच से कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल फार्मूला समझना है, इसी से सब सवाल आ जाएगा। घटाना हो तो क्या करेंगे, घटाना हो तो वेक्टर बी को उल्टा करके जोड़ दीजिए, यहीं वेक्टर बी को उल्टा करके जोड़ दीजिए। इसे हटाएं क्या थोड़ी देर के लिए, चलो यहाँ कर लो, सबट्रैक्शन घटाना है, घटाना है तो घटाने में क्या करेंगे सर, वेक्टर ए है ये, हाँ, और बी ऊपर है, ए में से बी घटाना है, तो बी का निगेटिव वेक्टर किधर होगा, नीचे होगा। सर निगेटिव वेक्टर, ये निगेटिव वेक्टर है बी का, ये होगा निगेटिव वेक्टर। जी सर ऐसे ही सीधा आएगा, देख लो भाई, ये बी का निगेटिव वेक्टर हो गया, माइनस बी आ गया, परिमाण तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनके बीच से जाएगा ना रिजल्टेंट, ठीक, समझ गए। अब ये क्या आ जाएगा, ये कुछ नहीं आएगा, देखो जरा ऊपर देखो, ये बी जब ऊपर था
तो आप क्या किए थे, ये पूरा कोण क्या माने थे, थीटा, तो ये बचा हुआ कोण क्या हो जाएगा सर 180 माइनस थीटा, यही तो होगा। तो 100 जहाँ थीटा वहाँ 180 माइनस थीटा लगा दीजिए, घटाना हो जाएगा बस। तो घटाने में क्या हो जाएगा सूत्र, r बराबर करणी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 180 डिग्री माइनस थीटा, और कास 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, क्योंकि कास 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये रिजल्टेंट का मान आ गया घटाने के लिए। और घटाने के लिए अगर आप रिजल्टेंट लिख रहे हैं तो इसको हम चाहे तो डी से भी दिखा सकते हैं, डी माइनस डिफरेंस, वेक्टर डी। ठीक है, तो यहाँ वेक्टर नहीं लगाना, रिजल्टेंट केवल आएगा। तो ये है डिफरेंस, डी माइनस डिफरेंस, डिफरेंस शो करेगा, घटाना है सीधा सीधा। सर वो कोण निकालना हो तो वेक्टर का कोण निकालना हो, कोण tan अल्फा यहाँ भी हो जाएगा, बस जो यहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या निकला, सदिशों के जोड़ का परिणामी r बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। सभी क्वेश्चन अब इसी से हल करना है। ठीक, अब इसमें केस क्या है, स्थिति क्या है, वन स्थिति यह हो सकती है यदि कोण थीटा बराबर 0, तो r बराबर क्या आ जाएगा, अरे cos 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करणी में, और इसे बाहर कर लो तो a प्लस बी आ जाएगा, r का मान। यही r का अधिकतम मान आएगा, यही r क्या होगा, मैक्सिमम होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब कोण थीटा बराबर 0, तब परिणामी अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, मतलब अधिकतम होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, a प्लस बी होगा। दूसरा, यदि कोण थीटा बराबर 180 हो, अगर 180 होगा तो परिणामी न्यूनतम होगा, मतलब इससे कम नहीं हो सकता, उससे अधिक नहीं हो सकता। क्या होगा, r बराबर करणी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 180, कास 180 अंश का मान 90 प्लस थीटा करोगे, साइन 90 का मान 1 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा। आपको हम बताएं तो आ जाएगा आपका क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, कास 180 मान -1, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये क्या बन गया सर, ये तो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ गुरुजी, और ये रिजल्ट में क्या आ जाएगा, a माइनस बी, हाँ। इसका मतलब रिजल्टेंट r ये मिनिमम आता है, यही केस मिनिमम केस है, a माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता। तो किन्हीं भी, ये विशेष हो गया, एक विशेष नोट हो गया है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी पे कई सवाल मिल जाएंगे। नोट ये हो गया कि जब भी दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं तो उनका परिणामी a प्लस बी से अधिक नहीं और ए माइनस बी से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब उनका परिणामी क्या आएगा, a माइनस बी आ सकता है या इससे बड़ा ही आएगा, बराबर हो सकता है, बराबर या बड़ा। और छोटा किससे होगा, छोटा होगा a प्लस बी से या बराबर। ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है। जहाँ r क्या है, जहाँ r क्या है आपका, यही परिणामी है, रिजल्टेंट परिणामी। इसका मतलब देखकर, जैसे दो सदिश दिया है, यहाँ से क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं कि 8 न्यूटन और
5 न्यूटन, 8 न्यूटन और 5 न्यूटन का परिणामी क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इस तरह का क्वेश्चन अगर देता है, कह देगा 5 न्यूटन, बी दे देगा 7 न्यूटन, सी दे देगा 2 न्यूटन और डी दे देगा 10 न्यूटन। अब बताइए क्या नहीं हो सकता, तो इससे जोड़ लीजिए सीधा। 8 5 13, 8 5 13, ज़्यादा से ज़्यादा 13 हो सकता है। अब इसे घटा दीजिए, अंतर ले लीजिए, 8 में से 5 जाएगा 3, तो 3 से लेकर 13 तक हो सकता है। कम से कम ए माइनस बी, मतलब इसमें घटा दीजिए 8 माइनस 5 तो 3 बचा, 8 5 जोड़ दो 13, तो कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 हो सकता है। इसके अंदर सब कुछ हो सकता है। देखो 5 हो सकता है, 3 13 के बीच 5 आया, हाँ सर। 7 हो सकता है, 3 13 के बीच आया, हाँ। 2 3 13 के बीच है, नहीं 3 से कम है, तो यही नहीं हो सकता। 10 आएगा, हाँ 3 13 के बीच में है। तो कभी भी 2 वेक्टर देगा और कहेगा इसका परिणामी क्या हो सकता है, तो दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों का अंतर ले लो, तो अंतर जो आएगा उससे नीचे नहीं जा सकता, वहाँ से लेकर जो जोड़ोगे जहाँ तक जाएगा वहाँ तक आएगा। जैसे अब आपको कोई भी एग्जाम्पल हम दें, पहले यहाँ बना लो फिर दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं। देखो एक क्वेश्चन देखो, 5 न्यूटन और 6 न्यूटन का परिणामी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता आप बताना है। 1 न्यूटन हो सकता है, 5 न्यूटन हो सकता है, 11 न्यूटन हो सकता है, 12 न्यूटन। क्या नहीं हो सकता वो पूछ रहा है, बता सकते हैं? कुछ नहीं, दोनों को जोड़ो, क्योंकि R जो होता है वो A माइनस बी से बराबर या बड़ा हो सकता है और A प्लस बी से छोटा या बराबर हो सकता है। जो आपका परिणामी कभी भी वेक्टर होगा वो इसी रेंज में आएगा। तो 5 और 6 का डिफरेंस ले लो, तो सर 1 आ गया, 1 आ गया, मतलब 1 से कहाँ तक आएगा? 6 5 11, 11 तक हो सकता है। एक बार माइनस डिफरेंस ले लो, 1 आ गया और जोड़ दो 11, तो 1 भी हो सकता है 11 भी हो सकता है, इसके बीच में भी कुछ भी आ सकता है। ठीक, लेकिन जरा देख लो 1 5 11 12, 12 11 के बाद है, नहीं हो सकता, ये उत्तर है, पूछा है नहीं हो सकता। आशा करता हूँ इसका क्या फ़ायदा है समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल आएंगे तो उड़ा दोगे। चलो हटाएं इसे। ठीक, तीसरा क्या है? तीसरी बात यह है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो क्या होगा? ये थीटा बराबर 90 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट होता है वो आर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 90। बोलो हाँ या ना। और कास 90 का मान 0, तो ये सब 0 हो जाए, तो आर बराबर क्या आ गया? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 90 वाला भी पूछा जाता है इसलिए इसको भी जान लो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई बात? हाँ एक बात और है, यदि वेक्टर समान हो, वेक्टर ए मतलब परिमाण समान हो, वेक्टर का परिमाण समान हो, यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी, या ऐसे कर देगा, या ए बराबर बी बराबर कुछ भी कर दो, ये कर दिया, एक ही कर दिया, ए बराबर बी बराबर ए कर दिया, दोनों समान हैं, दोनों क्या हैं? समान हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, तो इसी फार्मूले में रख दो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? तो आर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी के स्थान पे भी क्या रख दें? ए रख दें, ए स्क्वायर प्लस 2a, और बी के स्थान पे भी ये रखो, ए गुणे ए कास थीटा। तो जरा हल करो इसे, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कास थीटा। बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये आर बराबर आ गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ये 2a, सर बढ़िया है, 2a कॉमन ले लो, 2a स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 प्लस कास थीटा बनेगा कि नहीं? ये देखो 1 प्लस कास थीटा बन जाएगा। 1 प्लस कास थीटा बराबर क्या होता है पता है आपको? नहीं गुरुजी, 1 प्लस कास थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर
थीटा बाई 2। 1 प्लस कास थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये बात त्रिकोणमितिक जानते रहिए। यहाँ रख दो तो आपको r बराबर मिल जाएगा क्या, करणी में 2a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इसके स्थान पे 1 प्लस कास थीटा के स्थान पे इंटू 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। तो स्क्वायर है 2 2 बाहर आ जाएगा 2, a स्क्वायर एक a बाहर आ जाएगा, और कास थीटा बाई 2, ये रिजल्ट हो गया। अगर दोनों वेक्टर समान हैं तो r बराबर 2a cos थीटा बाई 2 डायरेक्ट लग लो, नहीं आता तो उसी फार्मूले में रख के लगाओ, नहीं तो अगर समान है तो ये फार्मूला हो गया। समझ में आया? देखिए दो वेक्टरों का अंतर क्या होता है, डे बराबर कर्णिम दिस। अब इसका पहला लगाओ, यदि थीटा बराबर, यहाँ देखते हैं, यदि थीटा बराबर क्या हो जाए 0 0 हो जाएगा, तो कास 0 का मान 1, तो क्या आ जाएगा बता सकते हो? तो d बराबर डायरेक्ट लिखें 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a माइनस b आ जाएगा। दूसरी बात क्या है अंतर में, यदि थीटा बराबर 180 हो तो कास 180 माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 180 में क्या आ जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, d बराबर a प्लस b आ जाएगा। कहाँ से आया, कोई दिक्कत? कास 180 माइनस 1 होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे हल करोगे तो प्लस बी, मतलब जस्ट उसका उल्टा। किसका? एडिशन का उल्टा, एडिशन का उल्टा। तो माइनस कहाँ कहाँ लगेगा, जहाँ भी अंतर कहाँ होगा, अंतर। सर अंतर कहाँ होगा, जैसे कहता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन क्या होता है, माइनस ही तो होता है। जैसे डेल्टा v बराबर v2 माइनस v1 होता है ना जी, थीटा बराबर 90, तब दोनों में सेम आता है, तो डिफरेंस और एडिशन दोनों सेम आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, मान रख के देख लो, तब एडिशन और डिफरेंस दोनों सेम आता है। ठीक है, बहुत अच्छा सर, लाजवाब चीज़ हो गया कि। अच्छा अब बात आई यहाँ 1 2 3 हो गया, 4th नंबर पे यहाँ है यदि वेक्टर समान हो, यदि वेक्टर ये वेक्टर नहीं माड ऑफ वेक्टर मतलब परिमाण समान हो, a बराबर b हो तो b के स्थान पे या a का स्थान b रख दो, d बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b के स्थान पे a स्क्वायर प्लस 2ab, b के स्थान पे रख दिए a स्क्वायर कास थीटा। सर यहाँ तो माइनस होता है, लिख दो माइनस होता है, यही तो है, b के स्थान पे रख दिए, देख लो। तो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कास ऑफ थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, कर्णिस बाहर मत लेना, अंदर ही रहना, 2a स्क्वायर 1 माइनस कास ऑफ थीटा, अभी बताया था 1 माइनस कास थीटा का मान 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से बाहर आ जाएगा, तो आपका d बराबर क्या हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 2 बाहर, a एक बाहर, साइन स्क्वायर थीटा में बाहर साइन थीटा बाई 2, बोलो ये आ जाएगा कि नहीं? समझ में आई बात? ये फार्मूला हो जाएगा। बड़े काम की चीज़ ये भी है, बड़े काम की चीज़ है। समान होंगे तो ये 2a साइन थीटा बाई 2 लगा दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक, अगर नहीं हो रहा है तो किसी इसी से लगा लो। चलो इसे बनाओ, बताता हूँ।